हेलो नमस्कार साथियों। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से मैं आपके बीच आ गया और आज हमारी चर्चा का विषय है NEP 2020 और टाइम भी वही है 7:30 बजे। मैच का टाइम 2020, मैच का टाइम भी 7:30 बजे। कोई अभी शायद जुड़े नहीं, कोई बात नहीं। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, बाकी आप बाद में यूट्यूब में या फेसबुक में भी आप दोबारा देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो पहला रिक्वेस्ट जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि आप ध्यान से चीज़ों को सुने, कमेंट करने पर ज़्यादा ध्यान न दें। तो आज की हमारी जो बातचीत है वो NEP 2020 को लेकर के है। और इससे पहले हमें जानना चाहिए कि अगर NEP 2020 की बात कर रहे हैं तो कई लोग इसे बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कई लोग बोलते हैं नई शिक्षा नीति। तो ये चाहे नई शिक्षा नीति हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो, दोनों ही सही है। शिक्षा नीति का नाम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बट वो नई है, अभी इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसको नई भी बोल सकते हैं। कई लोग का कहना होता है कि भाई ये नई नहीं है, राष्ट्रीय है। तो राष्ट्रीय नहीं, ये नई भी है और राष्ट्रीय भी है। अ, जो शिक्षा नीति अभी 2020 के रूप में जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं, काफ़ी कुछ माहौल में बातें हैं, ये शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति है, बहुत कुछ होने वाला है। तो क्या कुछ होने वाला है ये कुछ हम लोग जानेंगे आज के इस डिस्कशन में। आइए हम लोग शुरू करते हैं ये जानना कि ये नीतियाँ होती क्या है। नीतियाँ एक ब्रॉडर स्टेटमेंट होती है जिससे लोगों को एक कार्य करने की दिशा मिलती है। तो नीतियाँ एक दिशा देती है। तो शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक दिशा दे रही है। हमारी जो पिछली शिक्षा नीति थी 1986 वाली, बाद में उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान ऑफ एक्शन बना 1992 में। मतलब आप सोचिए कि 86 की शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्लान ऑफ एक्शन 92 में बना। और हम में से कई लोग जो उस समय थे वो बहुत बाद में जान पाए कि ऐसी कोई शिक्षा नीति आई भी है, उनकी चीज़ें क्या है, उनमें तत्व कौन कौन से हैं, वो हम लोग जान नहीं पाए थे उस समय। लेकिन अभी ये जो माहौल बना है, अभी जो इंटरनेट का ये जो पूरा ज़माना है और जिस तरीके से चीज़ें वायरल हो रही है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग बता रहे हैं कि भाई नीति ये है, नीति में ये बातें हैं, ये बातें स्पष्ट है, ये बातें अस्पष्ट हैं, इनमें इन बातों को समाहित किया गया है, ये वो। तो पहले हम लोग जानते हैं कि 1986 की नीति जो थी वो क्या थी। उसका हमारा उस समय की जो हमारी शिक्षा नीति थी वो पहुंच पर बेस थी। यानी उस समय हमारा स्कूलों के साथ हमारे बच्चों का जुड़ाव नहीं था। हमारे पास नंबर ऑफ स्कूल बहुत कम थे, बच्चे भी बहुत कम स्कूल जाते थे, GER रेशियो बहुत कम हुआ करता था, NER भी कम हुआ करता था। ये रेशियोज हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो GER और NER, अचीवमेंट रेशियो, इन सब चीज़ों को जानना चाहिए। तो ये सब तभी चैलेंजेस थे। उन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हमारे पास तभी जो शिक्षा नीति आई वो पहुंच पर ज़्यादा फोकस की थी। 92 में प्लान ऑफ एक्शन बना और प्लान ऑफ एक्शन में बनने के बाद में बहुत सारी और भी कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू हुए, प्रोजेक्ट मोड में कुछ काम होना शुरू हुआ। 92 ही वो समय था जब अनेक जगहों पर छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हुए। चाहे वो राजस्थान में प्रोजेक्ट शुरू होना हो, यूपी में हुआ, बिहार में भी बिहार शिक्षा परियोजना नाम की एक परियोजना शुरू हुई। ये वही समय था जब प्लान ऑफ एक्शन के बाद ये चीज़ें एक्शन में आई। जो बड़ी संस्थाएं थी उन्होंने इसको हाथों हाथ लिया और उस समय जो कुछ भी किया जाना था वो उस समय किया गया। तो ये थी उस समय की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक बार पॉलिसी बन गई 86 की, तो फिर क्या जरूरत था अभी फिर दोबारा पॉलिसी बनाने की। 86 की पॉलिसी के बाद बीच में एक चेंज आया और वो था राइट टू एजुकेशन एक्ट का पास होना। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ और 2009 में पास होने के बाद अब सोचिए कि 9 में जब 2009 में एक्ट पास हुआ उसमें क्वालिटी की बातें की गई हैं,
उसके आर्टिकल 29 में ए से लेकर के एच तक 29 ए बी सी डी ई एफ जी एच तक बातें की गई हैं। तो यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर अगर कोई कानून बना है तो वो हमारा आरटीई है, और धारा 29 उसमें एक डिटेल प्रोविजनिंग किया गया है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है और हमारे स्कूलों को कैसा एक्ट करना चाहिए। ये बात और है कि आज तक हम सभी लोग उस तरीके से एक्ट भी नहीं कर पाए। खैर, अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि 86 में जब वो पॉलिसी बनी, बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ। 2005 में हमारा एनसीएफ बना। 2009 में ही शायद हमारा एनसीएफ टी बना। बीच में हम लोगों ने बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क भी बनाया। तो उस करिकुलम में बहुत सारी बातें थी। करिकुलम में भी नहीं जाऊंगा, फिर कभी बात करूंगा करिकुलम को लेकर के। तो अभी हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं। तो वो नया करिकुलम बना, अभी उस पर काम हो ही रहा था कि महसूस किया गया कि एनईपी बनाना है। और आप सब लोगों ने अभी सुना भी होगा, कुछ लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा कि अभी फिर से करिकुलम पर चर्चा हो रही है, और करिकुलम को नए तरीके से समझने और उस पर चर्चा बनाने और फोकस पेपर, अप्रोच पेपर, इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है। और जल्दी ही हमारे पास नया करिकुलम भी आने वाला है। तो आपको लगेगा कि ये भाई करिकुलम, अभी तो करिकुलम बना था 2005 में, उस पर ठीक से कुछ काम हुआ भी नहीं, वो फिर अभी नया करिकुलम बन रहा है। हो सकता है 2022 अभी आ गया, हो सकता है 22-23 में कभी हमारा करिकुलम भी नया इंट्रोड्यूस होगा। तो हम समझते हैं कि ये पॉलिसी आई क्यों, आखिर इस पॉलिसी का आना क्यों जरूरी था, उन बातों की ओर चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी हाल के समय में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। 86 में जब हमारा फोकस पहुंच था, अब हमारा फोकस पहुंच नहीं रह गया है। हमारे विद्यालय, मतलब एक इशू है बट इतना बड़ा नहीं है। और अभी पहुंच से आगे बढ़कर हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी उसके हिसाब से अलाइन होनी चाहिए। अभी कंप्यूटर, इंटरनेट इतनी तेज़ी से फैला है कि आज हर घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन है। लगभग बहुत भारी संख्या में, बहुत बड़े परसेंटेज घरों में एंड्रॉयड फ़ोन है। दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। अब वो नॉलेज, जो पढ़ाई लिखाई, जो हम और आप समझते हैं कि अकबर का बेटा कौन था और बीरबल का पिता कौन था, इन चीज़ों से बाहर निकलने की अब ज़रूरत है। अब कुछ चीज़ों पर बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई में वो चेंज लाने की ज़रूरत है। यहाँ अब इन्फॉर्मेशन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक हाथ में इन्फॉर्मेशन का खजाना है। सर्च इंजन दुनिया भर के हैं। किसी भी सर्च इंजन में कोई भी चीज़ डालिए, वो सारा चीज़ दिया हुआ है। आज हम लोग के स्कूलों में जो थ्योरीज पढ़ाई होती है, तो कभी ऐसा होता था कि जो शिक्षक ही थे वही अल्टीमेट सोर्स होते थे उन थ्योरीज को बताने के लिए। आज ये थ्योरीज इमेज के फॉर्म में, यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, साउंड क्लिप के फॉर्म में, बहुत तरह से ये हमारे सामने अवेलेबल है। तो आज के समय में जो टीचर्स का रोल है वो भी बदल गया है। तो बदले हुए परिदृश्य में ये इसमें भी चेंज लाने की ज़रूरत है। और यही चेंज, इस तरह की जो बातें हैं, वो कहती है कि पॉलिसी में चेंज लाओ। अब अगर इतना कुछ हो रहा है तो टीचर के लेवल में भी चेंज लाना होगा। तो टीचर कैसा होंगे, किस तरीके के टीचर होंगे, टीचिंग प्रोसेस क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब क्या है, इन सभी चीज़ों को एक बार पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत है। और इसकी दृष्टि से ये नई नीति आई है। आप सोच के देखिए, आपके आसपास जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को एड्रेस करने के लिए शिक्षा नीति आई है। जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण हम लोग लेके चलते हैं। अब कोरोना एक महामारी के रूप में हमारे सामने आया, और इस कोरोना महामारी ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया। हम लोग इंटरनेट फ्रेंडली हो गए। हमारी पढ़ाई लिखाई में चेंज आ गया। इवन बच्चों ने जो एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी पास कर गए। यानी हमारे जो सेट नॉर्म्स हैं, वो सेट नॉर्म्स सब टूटते जा रहे हैं। अब पढ़ाई होना
अलग तरीके से घर में रह के भी पढ़ाई हो सकता है। पहले बस्ता ले करके पढ़ाई था, और बस्ते के बारे में कितने सारे रिसर्च हुए कि भाई बस्ते का बोझ कम करना है, ये करना है, वो करना है। अब एक नई बात आ गई कि बस्ता घर पे रखिए, वहीं पढ़ लीजिए। तो अब जब ये जो नॉर्म्स, ये जो चीज़ें बदल रही हैं, इन चीज़ों को, ये चीज़ें जो बदल रही हैं वही इस नीति को चेंज कर रही है। अब हमारे पास अकुशल मजदूर नहीं चाहिए, कम चाहिए अकुशल मजदूर। तो हम लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो कि थिंकिंग वाले हों, जो लीडर के रोल में हो। हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी है, आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक कौवा और घड़े की कहानी आपने सुनी होगी। तो हाल के दिनों में भी काफ़ी कुछ इस पर आया भी। एक कार्टून था जो बहुत ही मज़ेदार था। मैं थोड़ा आपको विजुलाइज कराना चाहूँगा उस कार्टून के लिए, उस कार्टून की ओर। एक कौवा था जो बहुत प्यासा था, और पहला फोटो था कि प्यासा कौवा उड़ता उड़ता एक घड़े के पास पहुंचा, और घड़े में देखा कि पानी कम है। जब सॉरी, जब उसने देखा कि पानी कम है तो उसे लगा कि पानी में थोड़ा कंकड़ डालने से उसको देखा कि पानी थोड़ा ऊपर आ गया। तो कौवा बहुत सारा कंकड़ डाल दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि पानी इतना कम था कि कंकड़ से घड़ा भर गया, पानी ऊपर नहीं आया। तो आप सोचिए कि कैसे बेसलेस स्टोरीज को पढ़ करके हम सभी लोग आगे बढ़े, और इन तथ्यों पर बस हम केवल मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो क्या अगर कुआं में बहुत पानी कम है, उसमें बहुत ढेर सारा पत्थर डालेंगे तो क्या कुआं का पानी ऊपर आ जाएगा? एक लिमिट तक ऊपर आएगा। इस चीज को समझना ये भी बहुत जरूरी है। मैं जब छोटा था तो उस समय जो कौवा और घड़े की कहानी होती थी, उसमें पानी का लेवल बहुत ऊपर तक रहता था, लगभग उसके चोंच के पास रहता था, जिसको वो घड़े में पत्थर डाल करके उसको पानी पी के चला गया। लेकिन बाद के समय में जो हमारे टेक्स्ट बुक में जब वो कहानी आई, तो उसमें घड़े का पानी जो है वो एकदम तल पर बैठा हुआ था, और वो पानी तो कभी ऊपर आ ही नहीं सकता है। तो इस तरह के बेसलेस स्टोरीज, तर्कहीन स्टोरीज को पढ़ करके हम सब बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे 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 मन में कभी कोई चिंता ही नहीं हुई। हम सभी टीचर सेंटर्ड पढ़ाई लिखाई से बड़े हुए हैं। ये टीचर सेंटर्ड पढ़ाई आपको एक फॉलोअर बना सकती है, और हमारे यहाँ आज दुनिया भर के लोग जो आज काम कर रहे हैं वो सभी फॉलोअर है। डिसीजन लेने में इतने कमज़ोर कि पूछो मत। अगर किसी को कोई ऐसा कुछ काम करना हो तो उनके मन में इतना भय समाया रहता है कि उनको लगता है कि वो अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, वो मार्गदर्शन मांग के चुप हो जाते हैं। यानी सिस्टम हमारा किस तरीके से एक मतलब हमारा सिस्टम एक एक बहुत ही बेकार सिस्टम हो गया है, जहां पर इसको बदलने की जरूरत है। इसलिए शिक्षा नीति है। अगर आप बात करें किसी से आविष्कार और इन चीज़ों की, तो बच्चे आपको बताएंगे कि जेएल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया, टीवी बनाया पहला, कोल्ट ने पहला रिवॉल्वर बनाया, और बहुत सारी चीज़ें, ग्लास्किनोव ने वो AK-47 बनाया, बहुत सारा चीज़। और इन चीज़ों को हम समझते हैं कि यही शायद पढ़ाई लिखाई है, अल्टीमेट एम है। बाबर का बेटा कौन था, बाबर का बेटा ने कहाँ चढ़ाई किया, ये हम कभी नहीं पढ़ते कि बाबर ने साउथ में क्यों आक्रमण किया, या उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारे पास किताबें हैं, और किताबों को हम लोग पढ़ते हैं, और इसी को हम लोग पढ़ाई समझते हैं, जो पढ़ाई नहीं है। और इस तरीके से जो हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, वो एकदम थर्ड ग्रेड के बच्चे, जिनके पास अपनी मौलिक सोच नहीं है, जो आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह की पढ़ाई से हमें बाहर निकलना है, और इसीलिए शिक्षा नीति है। अगर आप बात करें कि क्या आपने कभी सोचा, बच्चों के साथ आपने चर्चा किया कि जो खाने पीने के जितने सारे सामान हमारे चारों तरफ हैं, चाहे वो रसगुल्ला हो या दही हो या दूध हो या कुछ भी हो, ये हर एक चीज़ के पीछे कितनी थिंकिंग होगी, जिसने दूध को एक स्वास्थ्यवर्धक पेय माना होगा। किसी ने पहली बार समझा होगा कि हाँ दूध क्या चीज़ है। और कभी दूध फटा होगा तो दूध से वो फटा हुआ दूध का वो पनीर कभी बना होगा, कभी मतलब पहले छेना बना होगा, फिर पनीर बना होगा, फिर मिठाई बनी होगी, और कितने सारे इनोवेशन हमारे चारों तरफ बिखरे हुए हैं, इन तक हमारी नज़र नहीं जाती है। इनोवेशन और पढ़ाई और केमिस्ट्री के नाम पर हम फिर कॉपर को Cu बोलते हैं, एल्युमिनियम को Al बोलते हैं, इसका ये रिएक्शन होता है, उसका वो रिएक्शन होता है। इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते हैं, और हम सभी लोग अपने आसपास के चीज़ों को एनालाइज करने के से दूर हो जाते हैं। तो ज़रूरत है इन चीज़ों को एनालाइज करने वाला ब्रेन चाहिए, ऐसा ब्रेन जो कि लीडर हो, फॉलोअर ना हो।
आज हमारे पास जो साहित्य है, या कुछ लोगों को इन बातों से ऐतराज हो सकता है, लेकिन आज हमारे पास जो साहित्य है, ज़्यादातर साहित्य हमारे मौलिक नहीं है। हमारे जो किताबें हैं वो मौलिक नहीं है। हमारे किताबों में वो बातें लिखी हुई है जो कहीं से कॉपी पेस्ट है, जो कुछ पुराना चल रहा है उन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे पुरानी पढ़ाई से हम कब तक, हम पूरे विश्व के लीडर नहीं बन सकते हैं। अभी हमारा आने वाला समय में हमारा इकोनॉमी का बहुत ग्रोथ होने वाला है, लेकिन जो वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है और व्यवस्था है, उससे यह उस स्तर पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए जरूरी है यह समझना कि ये क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। तो यही कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, इवन भाषा की शिक्षा हम लोग किस तरीके से देते हैं। हम लोग सोचिए आप ध्यान से कि 12-12 साल तक किसी बच्चे को कंपलसरी इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो बच्चा लास्ट तक भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है। 12 साल होने के बाद भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है। दोष किसका है? क्या हमारे पढ़ाई लिखाई का दोष है? क्या हमारे टेक्स्ट बुक का दोष है? क्या हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी का दिक्कत है? आखिर ये दिक्कत है कहाँ? इसको पहचानना होगा, इसको समझना होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमें तीक्ष्ण बुद्धि वाले इंडियंस चाहिए। और इसके लिए बहुत जरूरी है 2000 एक दूरगामी, मतलब बाद के समय के लिए आपको देखना होगा कि हमें कैसा भारत चाहिए, और वैसे भारत के लिए कैसे बच्चे चाहिए, और कैसे टीचर चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए। अब हमें नहीं चाहिए वैसा सिस्टम जहां बच्चों के साथ कोई बातचीत ना हो, बच्चों के साथ कोई डिस्कशन ना हो, बच्चे सिर्फ फॉलो करते हैं। आज साइंस की किताब में, मेरा मानना है कि साइंस की किताब में या सोशल साइंस में जब पढ़ाई हो तो बच्चों को किताब खोल के ना पढ़ाया जाए, पहले बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए। किताब खोलना इज अ लास्ट रिसोर्ट। अब जो टीचर हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्मिटी के लिए किताब बना हुआ है, बच्चों के लिए रिवीजन के लिए किताब बना हुआ है, लेकिन हमारे ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, किताब खोल के उसको पढ़ते हैं और इसी को पढ़ाई मानते हैं। तो किताबों को खोलना जरूरी नहीं है, किताबों पर पहले डिस्कशन करना है। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइंस के माध्यम से आप बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, उसको थ्योराइज करने के लिए, उसको निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किताब खोल के अगर कुछ पढ़ाते हैं तो वहां सारी चीजें लिखी हुई है, ना वो अंतर बता पाता है क्योंकि अंतर वहां लिखा हुआ है, ना वो समानता बता पाता है, क्योंकि ये एनालिसिस की पार्ट है। ये एनालिसिस आपको क्लास के अंदर करना चाहिए, बच्चों के साथ करना चाहिए। तो हम बच्चों के साथ नहीं करते हैं, किताब में लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं और बच्चों से कहते हैं कि अगर अंतर आएगा तो ये लिख देना, अगर डिफरेंस आएगा तो ये लिख देना, इसके मुख्य तत्व अगर आएगा तो ये लिख देना। तो इसका मतलब क्या है कि हम ना उसको, बच्चे हमारे जो है ना मुख्य तत्व पहचानने लायक है, ना हमारे बच्चे किसी तरह के एनालिसिस करने के लायक है। वो सिर्फ किताबों से रट करके चीजों को फिर दोबारा बोलने के लायक है, बस इतना ही। तो ऐसे जो बच्चे होंगे जिनका दिमाग शुरू से ही बंद कर दिया गया हो, जो भाषा के शिक्षक होते हैं वो बताते हैं, या साइंस के भी टीचर होते हैं, बताते हैं कि इस सवाल का जवाब यहां से यहां तक दिया हुआ, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट में लिख लो। तो जहां भाषा लिखने की भी छूट नहीं हो, जहां अपने दिमाग को यूज करने का एकदम छूट नहीं हो, वैसा पढ़ाई लिखाई हमें विश्व का लीडर नहीं बना सकता है। आप देखिए, जब दूसरे देशों की किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारे किताब इन किताबों से डिफरेंट कैसे हैं, कैसे दूसरी जगह एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं, लोगों को सोचने विचार करने की बात होती है। यहाँ हम लोग बस किताब खोलते हैं और किताब पढ़ाते हैं, और इसी से हम समझते हैं कि हम बहुत विद्वान टीचर हैं। हम विद्वान तब होंगे जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी नया करिकुलम बन रहा है, नया करिकुलम बनने से पहले पुराना करिकुलम जरूर देख लें। उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे अगर आपको लिखा हुआ है कि उसमें एक जगह लिखा हुआ है बच्चे सीखते कैसे हैं, बच्चे करके सीखते हैं, आउट ऑफ इंटरेस्ट सीखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हम वो करना भी बंद करवाते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं जनरेट करते हैं। तो जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो बच्चे सीखते कैसे? उधर कहीं पड़ा हुआ है, हमारा पढ़ाई वही पुराना हिसाब से चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। इसीलिए क्योंकि भारत को आने वाले समय के लिए एक शक्तिमान देश बनाना है, एक भारत को विश्व की एक अग्रणी इकोनॉमी में शामिल करना है, और इसको और तेजी से बढ़ाना है। इसके लिए हमें लोगों को तैयार करना है, और हमारे लोग अभी जो वर्तमान पढ़ाई लिखाई का तरीका है उससे नहीं पढ़ेंगे। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है,
तो रिसोर्सेज की कमी को हम कैसे पूरा करेंगे, इन चीजों पर भी बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो पता चल गया कि ये नीति क्यों आई है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस नीति के आने पर नीति में फोकस किन बातों पर है। इसमें फोकस है हर एक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं का उपयोग करते हुए उसको उन अपने जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज कराने के लिए, उनके अंदर जो बुनियादी साक्षरता है उसको लाने के लिए, उनके अंदर जो सीखने के जो तौर तरीके हैं सीखने सिखाने के, उस सिस्टम में लचीलापन लाने के लिए ये टीचर समझे कि भाई कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्यों हम ये काम कर रहे हैं। हम अगर पढ़ा रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या है, तो हम पढ़ा क्या रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हम पढ़ाना क्या चाहिए। तो इन सब चीजों को समझना, अभी रिसेंट टाइम में इतनी ज्यादा प्रगति हुई है लोगों के समझ में कि एक जरूरत आ गई है कि भाई हम शिक्षा नीति को ठीक तरीके से दोबारा रिविजिट करें। कला और संस्कृति की चीजें हमारे लिए जैसे नाच गान कुछ मनोरंजन का साधन है, बट हमारे टीचर्स को यह जानना चाहिए कि ये जो कला है वो कला, बिना कला का तो टीचर हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ बोला भी गया है, भर्तृहरि ने कहा है कि कला के बिना मनुष्य जो है बिना पूंछ का जानवर की तरह होता है। और हर एक टीचर को एक कलाकार होना चाहिए, उसको ड्राइंग बनाना है, उसको जो है सो स्टेज परफॉर्म करना है, उसको कविता सुनाना है, उसको बहुत हाव भाव से चीज़ों को प्रस्तुत करना है, बच्चों को अट्रैक्ट करना है। क्योंकि बच्चे उसके पास अलग अलग तरीके के हैं। हर एक तरह के बच्चों को अगर आप एड्रेस करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप उन बच्चों के जो गुण हैं, उनके जो इंटेलिजेंस है, उनको आप ध्यान में रखकर अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराएं। अगर आप अलग अलग तरह की एक्टिविटी करा पाने में सक्षम नहीं होते हैं तो बच्चा सीखेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि आज हर एक टीचर को कला के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है, समृद्ध परंपरा को हर एक टीचर को जानना चाहिए और वो समृद्ध परंपरा को बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो योग है, हमारी जो समझदारी है, आज दूसरे देश हमारी समझदारी से फायदा उठा रहे हैं। क्या हम अपनी समझदारी को देख एक बार रिविजिट नहीं कर सकते? हमारे यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं, हमारे यहाँ जो पुराने समय में जो मंदिर बने हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, हम अपनी टेक्नोलॉजी को भूले बैठे हैं और दूसरे की टेक्नोलॉजी को सलाम कर रहे हैं। जरूरत है अपनी टेक्नोलॉजी को पहचानने के लिए। और जो हमने जो जाना है, हमने जो सीखा है, हमने जो समझा है इतने सालों में, हमारी सबसे पुरानी प्राचीन परंपरा रही, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत पुरानी है। इस सभ्यता संस्कृति के उन तत्वों को पहचाने और उसके अनुसार काम करने की जरूरत है। तो इनको भी रखा गया है। आज नैतिकता हमारे बीच में नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उनको देखेंगे गाड़ी बीच सड़क पर लगा के सब्जी खरीदते या कोई काम करते हैं। तो पढ़ाई एक अलग तरह की चीज हो गई है और नैतिकता या एटिकेट, मैनर्स, ये सारी चीजें अलग है। पढ़े लिखे लोगों को भी ये समझदारी नहीं है कि दूसरे के साथ बात कैसे करें। हम अपने बच्चों को सीखने सिखाने के हमारे तरीके कैसे होने चाहिए, इस पर जोर है। हम बच्चों के कौशल को कैसे बढ़ाएं। बच्चों का कौशल बनाने का मतलब उसको मोमबत्ती बनाना सिखाना नहीं है। जरूरत हो तो वो सिखाएंगे भी, बट हमारे बच्चे अगर हैं, अगर वो बच्चों के अंदर कौशल, कैसे कौशल, ऑब्जर्वेशन के कौशल, एनालिसिस के कौशल, सिंथेसिस के कौशल, पूरा साइंस, सोशल साइंस हो या सामाजिक विज्ञान, दोनों इसी पर आधारित है। तो क्या हम इस तरह की चीजें बढ़ा सकते हैं? भाषा के कौशल, उनके कंप्यूटर स्किल, उनके कंप्यूटर कौशल को हम बढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों पर काम करने की जरूरत है। और कौशल के अंदर कितने, मतलब उसके कितने एलिमेंट्स हैं उसको जानना, समझना, उसके अनुसार काम करना। जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करें। आज देखिए कि आज सभी इंस्टीट्यूशन बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। अभी देखिए हाल में ही NTRR, STRR, इस तरह की कुछ गतिविधियां हुई। आपने सुना होगा कि कुछ लोग करिकुलम बनाने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। आने वाले समय में हर एक ब्लॉक से लगभग 10 लोगों का वॉइस करिकुलम बनाने में लेना है। अब सोचिए कि प्लान बने हुए भी, पॉलिसी बने हुए भी टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत तेजी से जारी है। तो इस तरीके से ये अभी जो सब कुछ चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे NTRR, STRR ये सब बना, तो ये क्या है, ये एक लिंक बनाने की जरूरत है। एक ऊपर से नीचे एक कड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें चीजें बहुत तेजी से, जो ऊपर में जो लोग सोच रहे हैं उनको नीचे से जोड़ा जाए, नीचे में जो समस्याएं हैं, उन जो ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ऊपर के लोगों को अवगत कराया जाए। ये है रणनीति हमारी।
और इसी के लिए लोग लगे हुए हैं। 3.1 से लेकर 3.10 तक की जो गतिविधियां हैं वो सब इसी में अभी ये प्रायोरिटाइज की गई है कि 10 एरियाज में फोकस करना है। जैसे अगर आप FLN को देखें तो वो भी एक है कि अभी 2027 तक, मार्च तक हमको बहुत सारा टारगेट पूरा करना है, कम से कम 3 तक को ठीक कर लें। यानी अब जो फोकस है वो बहुत जबरदस्त फोकस है और काम सभी लोगों को करना है, लोग कर रहे हैं और हर एक दिन एक रिपोर्टिंग है। तो लोगों को लगता होगा अरे कितना रिपोर्टिंग है, बट अगर यहाँ रिपोर्टिंग नहीं होगा, सुस्त अगर हम पड़े रहेंगे तो हाल वही होगा जो 1986 की पॉलिसी का हुआ। 86 में पॉलिसी बना और 92 में फिर उसका प्लान ऑफ एक्शन बना। तो बहुत सारे एरियाज हैं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। हमारा आगे हम देखते हैं कि हमारे कहाँ काम करने की जरूरत है। अच्छा, आपको एक दिमाग में बात आती होगी आपके पास कि अब पहले 10+2 सिस्टम था, अब 5+3+3+4 का सिस्टम आ गया है। इससे भी कुछ अपनी कोई समझ होनी चाहिए कि आखिर किसी ने ऐसा सोचा क्यों कि अब क्यों 5+3+3+4 ऐसा सिस्टम क्यों आ गया। ये क्यों सोचना बहुत जरूरी है, जबकि ज्यादातर जगह में ये समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि 10+2 के बाद ये वाला सिस्टम आ गया। पहले 10+2 ही क्यों है इसको भी समझ ले और ये जो 5+3+3+4 है इसको भी समझ ले। अभी जो पहले ये सोचा गया था 10 तक सब तरह का एक्सपोजर देंगे, 2 साल का स्पेशलाइज्ड होगा, यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स कहीं पढ़ेगा, 10+2 हो गया। लेकिन अब ये समझदारी बनी है कि नहीं, ये स्पेशलाइजेशन हमको शुरू में जल्दी थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना होगा, इसलिए वो जो +2 है वो +4 हो गया। तो पहली बात ये है। इसके बाद एक और चीज हुई कि भाई ये जो नीचे जो बच्चे हैं, यानी प्री प्राइमरी वाले जो बच्चे हैं, उनको भी मुख्य धारा में लाना होगा। इसके लिए बहुत सारी रणनीति भी बनी और ये सोचा जा रहा है कि उनको कैसे हम मुख्य धारा में जोड़े। तो वहां पर जो क्लास 1 और 2 के साथ 3 प्री प्राइमरी क्लासेस भी जोड़े गए, वो 5 बन गया। तो नीचे वाला समझ में आ गया कि 5 क्यों कहा जाता है, ऊपर वाला 4 क्यों हो गया। बीच में वो 3 प्राइमरी का जो बाकी चीज है उस पर हम लोग काम करेंगे और फिर 6, 7, 8 पर एक क्लास है। तो जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, अगर हम लोग ECE को हम इसमें जोड़ रहे हैं तो हमारा सिस्टम में चेंज आएगा। पहले ECE को नहीं जोड़े तो 10+2 बोले, अब ECE यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जोड़ रहे हैं तो 5+3+3+4। 4 इसलिए क्योंकि हमें एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की ओर जाना है, हमें नया भारत बनाना है और नया भारत पूरा फोकस तरीके से पढ़ें, फोकस तरीके से पढ़ाई लिखाई हो। अभी सिस्टम में जड़ता बहुत है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये झूठ मूठ का प्रयोग है, इससे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा लोग कह सकते हैं। लोगों के मन में ऐसा विचार भी आ सकता है कि लगातार केवल प्रयोग है, प्रयोग है, प्रयोग है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज है ना जो कभी भी स्टैटिक नहीं रहा है, ये हमेशा बदलता रहा है, डायनेमिक रहा है, इसके क्षेत्र डायनेमिक है। आज जो हो रहा है, आज जो कुछ भी चेंजेस, जो दुनिया के साथ चलना हमारा काम है, अगर हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे कहीं रह जाएंगे। तो चीजें बदलती जाती हैं, इसलिए हम लोगों को भी बदलना बहुत जरूरी है। तो स्कूली शिक्षा में चेंज आ गया। लोगों को लगा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था वाला शिक्षा उसको भी जोड़ना है तो उसको भी जोड़ दिया। इस शिक्षा नीति में आगे बोलता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई जो प्रारंभिक शिक्षा वाले हैं, यानी प्री प्राइमरी वाले हैं, सॉरी, तो प्री प्राइमरी वालों को उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत जल्दी करनी होगी। एक चीज ये भी समझ में आया कि बच्चों की बुनियादी शिक्षा बहुत कमजोर है। तो बुनियादी शिक्षा जब तक नहीं रहेगी अच्छी, तब तक बच्चे आगे अच्छा नहीं कर सकते हैं। आगे अच्छा करने के लिए जरूरी है कि उनकी बुनियादी शिक्षा मजबूत हो। तो प्री प्राइमरी वाला पूरा और क्लास 1, 2 और 3 करके एक बनाया गया कि 3 तक के जो चीजें हैं, मतलब 3 तक हम लोग पढ़ना लिखना सीखते हैं और 3 के बाद हम लोग सीखने के लिए पढ़ते हैं। तो पढ़ना सीखना और सीखने के लिए पढ़ना, ये 2 अलग अलग फेज है। इसलिए पहला 3 साल पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि एक बार बच्चा अगर एक स्पीड से पढ़ना सीख जाएगा, उसमें स्पीड पर भी बात है और बेसिक गणितीय कौशल पर भी बात है। एक बार बच्चा अगर उस लेवल पर आ जाए तो फिर वो आगे की चीजें खुद भी सीख सकता है। तो इसलिए बुनियादी शिक्षा और साक्षरता पर ज्यादा जोर दिया गया है। अब ऐसा नहीं सोचा जा रहा है। पहले एक बात थी कि भाई पढ़े या नहीं पढ़े, बच्चा फेल कर गया तो उसके माँ बाप उसको बोलते थे कि अरे बच्चा फेल कर गया, तो अगल बगल का लोग बोलता था कि बच्चा बेकार है। लेकिन अभी क्या है, अभी सीखने और सिखाने की जिम्मेवारी टीचर की है। तो
टीचर को भी उसी तरीके से तैयार करना होगा। तो अब आप देखिए कि जब हमको टीचर को तैयार करना होगा, स्कूल में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था को सुधारनी होगी, बहुत सारा स्टेप इसके साथ अंतर्निहित है। तो जो भी चीजें हैं, अगर मान लीजिए हमको स्कूल को सुधारना है तो हमको करिकुलम में सुधार करना होगा, आगे आने वाले समय में फिर सिलेबस में भी सुधार होगा, फिर टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट जिस तरीके से लिखे हुए उसमें सुधार आएगा, हमारी पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार आने वाली है, हमारा जो पूरा मैनेजमेंट है, जिस तरीके से हमारा मैनेजमेंट चलता है उसमें सुधार आना जरूरी है। इन सभी एरियाज में आने वाले समय में काम होने वाला है। और अ, उसके बाद अब हम लोग अगर आगे चले तो बुनियादी शिक्षा बहुत जरूरी है, ऐसा मान के बुनियादी शिक्षा पर काम चल रहा है। आगे अगर हम देखें तो ये बोलता है कि ड्रॉप आउट में भी काम करना बहुत जरूरी है। ड्रॉप आउट एक बहुत बड़ी समस्या है। ड्रॉप आउट, आप सोचिए कि ड्रॉप आउट समस्या से आप कैसे निकलेंगे। आप अगर सोच के देखिए तो ये कितनी कठिन समस्या है, और इस पर हमारा ध्यान अभी तक ठीक तरीके से हुआ नहीं। हम सोचते हैं कि अगर ड्रॉप आउट हो गया, क्योंकि हम पहले क्या सोचते थे कि अगर बच्चा नहीं पढ़ा उसकी जिम्मेवारी, फेल कर गया वो समझे, वो ठीक से नहीं पढ़ा फेल कर गया। और कई बार तो लोग बोलते हैं कि उसका संस्कार नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते हैं। अब वो बात नहीं है। अब टीचर्स को ये समझना होगा कि सिखाना उनकी जिम्मेवारी है, सिखाने के लिए ही उनको एंगेज किया गया है। वो सरकार के एजेंट है, सरकार जो चाहती है उसको उनको पूरा करना है। कई बार टीचर आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि अरे ये क्या बात है, हमको बीएलओ बना दिया, कोई बोलता है कि हमको बताइए रैली में लगा दिया, कोई बोलता है कि हमें तो आज मानव श्रृंखला में जाना है। तो उनको ये लगता है कि ये सारी चीजें अलग हैं। अगर आप ध्यान से देखें और समझ आपकी होगी अगर पूरी, तो आप ये समझेंगे कि ये सभी चीज पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है। इन सभी चीजों से बच्चे कुछ सीखते हैं। स्कूल में जो एक्टिविटीज होती है उससे बच्चे सीखते हैं। स्कूल में जो एक्स्ट्रा या को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उससे बच्चे सीखते हैं। ये सारी चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और आप सोचिए कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, वो जो छूट गए, उनको आप कैसे फिर री इंट्रोड्यूस करेंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा लर्निंग मटेरियल है? क्या आप उनको जो अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसी के साथ चलाएंगे? आप सोचिए ड्रॉप आउट वाला पूरा एरिया इतना बड़ा है कि इस पे काम करने की बहुत जरूरत है कि आप ड्रॉप आउट बच्चों को कैसे फिर मुख्य धारा में लाएंगे। ये एक समस्या है, इस पर भी आगे ढेर सारा काम होने वाला है। स्कूलों का पाठ्यक्रम जो है, यानी अभी मैं बताया कि करिकुलम में जो चेंजेस आने वाला है, तो करिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, इन सभी चीजों में परिवर्तन आएगा। अभी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही तो लेके देखिए। अभी अभी आपको लग रहा होगा कि पहले एक जमाना था कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत पैसा लगता था और उसको इस तरह से किया जाता था। अब देखिए कि ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन हो गया है। आने वाले समय में ये सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी इच्छा के अनुसार होंगे। जो आप चाहते हैं वही आप चुनें और वो आप करें। अभी ये कंपलसरी इसलिए चल रहा है क्योंकि एटलीस्ट आप इस प्रोसेस को जान जाए। जब आप एक बार प्रोसेस को जान जाएंगे, आपके पास बहुत सारा चीज होगा। आपके पास अभी ऐसा कुछ भी होने वाला है जिससे आपको ये ट्रेनिंग की नीड समझ में आएगी कि ये ट्रेनिंग अब लेना बहुत जरूरी है, केवल सर्टिफिकेट के लिए नहीं, बल्कि आपसे जो एक्सपेक्टेशन होगा और आपकी जो जिस तरीके से मॉनिटरिंग होगी, उसमें ये आपको तब आपको लगेगा कि नहीं, ये ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है। तब आपको ट्रेनिंग सही में समझ में आएगा और ट्रेनिंग आप लेंगे ढंग से। अभी क्या है कि जो निष्ठा ट्रेनिंग चल रहा है या निष्ठा 1 2 3, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे लोग प्रॉक्सी करके भी ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब कंप्लीट कर ले रहे हैं, सर्टिफिकेट निकल जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में ये कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपको नीड आपको फील कराएंगे, ताकि आप उस नीड के अनुसार अपनी ट्रेनिंग लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत तरह की चेंजेस आने वाली है। तो ट्रेनिंग में चेंज आने वाला है। और इसके अलावा अगर हम देखें, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो मेरे सामने अभी जो शिक्षा नीति है उसका डॉक्यूमेंट ही है। मैं उस डॉक्यूमेंट से ही आपसे बात कर रहा हूँ। एक जो जरूरी चीज है वो है शिक्षक। जो एक और बिंदु है कि शिक्षक के कैपेसिटी में सुधार आना चाहिए। शिक्षक की ट्रेनिंग कैसे हो, शिक्षक का प्री सर्विस कैसे हो, शिक्षक का रिफ्रेशर ट्रेनिंग कैसा हो, शिक्षक का इन सर्विस ट्रेनिंग कैसा हो, उनके साथ क्या मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए, कैसे उनको तैयार करना होगा। इन सब चीजों पर भी एक काम करना है, जो कि बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है शिक्षा नीति में। आने वाले समय में आपको याद होगा कि ये NTRR वगैरह में वो शिक्षक भी एक बहुत बड़ा काम था। TBT के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन प्रयास किए गए, और ऑनलाइन प्रयास करने के क्रम में बहुत सारे लोग बहुत सारे कुछ पढ़ाने लिखाने की टेक्निक से अवगत हुए।
तो वो जो उनमें अंदर में जो चेंज आया वो शिक्षक वाला ही यही यही कंपोनेंट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल था जो आपको करना था और आपने टीबीटी के माध्यम से इसको सीखा। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक टीचर जो यहाँ जुड़ा हुआ है टीबीटी के लिए इतना शुक्रगुजार तो उसको जरूर होना चाहिए कि उसने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे आपने ये कुछ सीखा। ये कितना बच्चों तक गया ये मैं नहीं जानता, बट ये बहुत सारे शिक्षकों तक गया। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई लिखाई के अपने तरीके को बदला, ऑनलाइन कैसे और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे इस पर जो उन्होंने चिंता की। ये सब जो है वो उनके जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो हुए, तारकेश्वर जी बता रहे हैं वृत्तिक विकास आवश्यक है। हाँ, वो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनके अंदर हुआ वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक टीचर से दूसरे टीचर तक पहुंचे तो टीचर जो है सो जब आप बच्चों तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर हमारा प्रोग्राम बच्चों तक पहुंच रहा है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हाँ, अभी जो टीबीटी से जुड़े हुए सभी साथी हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पर टीबीटी जो है वो हिस्ट्री मेकिंग के प्रोसेस में है और आप उससे जुड़ के और अच्छे तरीके से काम करें ताकि आप कुछ सीखें। आपका सीखना ज़्यादा जरूरी है। आप सीखेंगे तो आप दूसरे को सिखा पाएंगे, आप नहीं सीखेंगे तो दूसरे किसी को आप कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। तो शिक्षक एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ काम करने की ज़रूरत है। अभी ट्रेनिंग को लेकर के ये सब अभी जहाँ मैं काम कर रहा हूँ तो अभी हम लोग ये एक 5 साल का एक पूरा ट्रेनिंग का क्या रूपरेखा होगी, क्या रोड मैप होगा, किस तरह का ट्रेनिंग होगा, किन चीज़ों पर जोर दिया जाएगा, ट्रेनिंग के क्या क्या पहलू होंगे, उन सब चीज़ों पर हम लोग एक चर्चा करने जा रहे हैं। और जल्दी ही हम लोग एक 5 साल का एक पूरा प्लान लेकर के आ रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा पूरा प्रशिक्षण की शिक्षक प्रशिक्षण की रूपरेखा क्या होगी। क्योंकि अभी मैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ SCRT और DRT के साथ काम कर रहा हूँ, तो वो ये वाला पक्ष जो है वो हम लोग आने वाले समय में देखने वाले हैं। और हम लोग को समता मूलक और समावेशी शिक्षा के बारे में सोचना है। कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, न कास्ट के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न फिजिकल लिमिटेशंस के आधार पर। तो हमको एक समता मूलक समाज बनाना है। अगर हम सभी लोग एक नहीं हो पाएंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। सबका एफर्ट जरूरी है, लड़के का एफर्ट जरूरी है, लड़की का एफर्ट जरूरी है, इक्वली जरूरी है, समाज के हर एक वर्ग का जरूरी है। तो इसके लिए हम किस तरीके से सभी लोगों को कैसे हम जोड़ेंगे, उनके कॉन्टेक्स्ट पर कैसे काम करेंगे, उनके कॉन्टेक्स्ट पर हमारा पढ़ाई लिखाई कैसा होगा। और इन सभी में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अभी देखिए आपने देखा होगा कि CRC को डिसॉल्व कर दिया गया। CRC को डिसॉल्व इसलिए किया गया कि NEP में कहा गया कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाए। बिहार ने अभी तक ये सोचा है कि पंचायत लेवल पर स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जब पंचायत लेवल पर स्कूल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें जो लोग होंगे वो आपस में एक दूसरे से सीखेंगे। अब कोई फुल टाइमर CRCC नहीं रहेगा, अब वो पार्ट टाइमर CRCC होगा। और ये ऑनलाइन मेथड और ऑनलाइन मोड जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि अब ऐसा कोई जा करके बैठ करके कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। अब लोगों की जो जरूरत होगी, ऑनलाइन रिसोर्सेज दुनिया भर का है, जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो ऑनलाइन रिसोर्सेज का या एक दूसरे का जो समझदारी है वो एक दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन चीजों पर काम होगी। तो अब देखिए कितना कुछ बदल रहा है आपके चारों ओर। स्कूल कॉम्प्लेक्स CRC नाम से हट के स्कूल कॉम्प्लेक्स बन गया, जो पंचायत लेवल की एक स्ट्रक्चर होगी। उसके अंदर प्री प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक के सारे जो +2 लेवल तक के सारे इंस्टीट्यूशन उसके साथ एक साथ काम करेंगे। और इसको क्यों बनाया गया? ताकि हमारे जो रिसोर्स क्रंच है वो रिसोर्स क्रंच को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। मतलब हमारे पास जो रिसोर्स क्रंच है उसके कारण हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। तो जरूरत है, अगर किसी के पास अच्छा हमारे अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर किसी हाई स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी है तो उसका इस्तेमाल सब लोग करें। अगर कहीं बहुत अच्छा लैब है, उस लैब का इस्तेमाल और उस लैब को यूज करके हम सभी बच्चों को सिखा पाए। सभी जगह लैब हम नहीं दे सकते। अभी हमारी जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति ये नहीं है कि वो सभी लोगों को आप जो चाहें वो मिल सकता है। तो ये कोशिश की गई है कि आप किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्स है या मटेरियल रिसोर्स है, उसको आप कैसे बेहतर इस्तेमाल करके आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, इन पर काम करने की जरूरत है। एक पूरे संकुल के अंदर नहीं, एक पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो टीचर हैं उनमें अगर मैथ्स में कोई अच्छा टीचर है तो वो दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकता है। यानी अगर आप देखें तो
ये जो टीबीटी या इस तरह के जो टीचर्स के फोरम है, यही टीचर्स का फोरम आगे आने वाले समय का फ्यूचर है। ये टीचर्स फोरम आपको हर एक लेवल पर बनाना है। टीचर्स के साथ अगर काम करना है तो ये उसका काम होगा। शिक्षक के लिए मानक का निर्धारण, अभी हाल में ही एनसीटीई ने शिक्षकों के लिए उनके मानक का निर्धारण किया है कि एक शिक्षक के पास ये चीजें होनी ही चाहिए। अगर आपको कह देगा कि एक शिक्षक के अंदर मतलब उसको ये इन सर्विस ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग उनको लेनी ही है, अगर अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो आप लेंगे ही वो ट्रेनिंग। तो ये तो छोटी बात है, ये तो बस सिर्फ केवल इन्फोर्स करने की बात है कि आपको वो ट्रेनिंग करनी है। आगे बहुत सारे और भी चीजें हैं कि आप ट्रेनिंग के बाद उसको यूज भी करें। इस पर भी सरकार की कोशिश रहेगी कि आप इसको अच्छे तरीके से काम लें। और तो ये एक है मानक का निर्धारण उसका हो रहा। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा पर भी काम होना है, संस्थाओं के पुनर्गठन पर काम होना है, असेसमेंट सिस्टम पर काम होना है। किसी ने कहा है कि जैसा असेसमेंट सिस्टम आपका रहेगा वैसे ही आपकी शिक्षा होगी। आप इसको छोटे से लेवल पर अगर किताबों में देखें तो आपको सीधा एकदम पता चलेगा कि कैसा असेसमेंट सिस्टम है और कैसा हम बच्चा चाहते हैं। जहां किताबों के पीछे के प्रश्न अगर आप देखेंगे, हमारे कुछ साथी यहाँ पर हैं जो कि बुक डेवलपमेंट में भी रहे हैं साथ में, तो अगर हम किताबों को अगर जानना है, किताबों को पहचानना है, तो हम जानेंगे उसके क्वेश्चन से। क्वेश्चन में अगर केवल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है कि आप बच्चों को कुछ नया सोचने या कुछ नया करने नहीं दे रहे हैं। कई बार आप देखेंगे कि उसमें कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, कुछ सोचने का, कुछ हॉट्स, कुछ थिंकिंग वाले प्रश्न है। तो हमारे टीचर जो है सो अपने स्कूलों में कह देते हैं कि नहीं ये प्रश्न ठीक नहीं है, इसको हटाओ, इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे या इस पर नहीं बात करेंगे। तुम केवल उन पर बात करो जिसका आंसर लिखा जा सकता है। जिन पर चिंतन किया जाना है उन चीजों को हम लोग स्केप करके निकल जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में हमारे टेक्स्ट बुक कुछ ऐसे होने वाले हैं, हमारा असेसमेंट प्रोसेस कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें आप इन चीजों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो अभी नंबर का होड़ चला हुआ है कि सब लोगों को 100 नंबर, या मतलब एक स्कूल का मैंने व्हाट्सएप में देखा, कहीं से मैंने फेसबुक में ही देखा कि कोई एक स्कूल था जिसमें जितने बच्चे थे सब ने 100% नंबर लाया। तो ये 100% नंबर का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी समझदारी नहीं है। ये 100% नंबर लाने वाले बच्चे अगर वही कर रहे हैं जो 30% नंबर लाने वाले बच्चे कर रहे हैं, तो फिर दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो संस्थाओं का पुनर्गठन, असेसमेंट, इन सभी कई क्षेत्र हैं जिनमें बहुत कुछ काम होना बाकी है। तो अभी मैं अपनी बात को अब समराइज करूंगा कि जैसी परिस्थितियां बदलती हैं वैसी नीतियां बदलती हैं। परिस्थितियों के अनुसार नीतियों का निर्माण होता है और नीतियों के अनुसार एक्शंस तय होते हैं और नीतियां बनाने के लिए कुछ मानक तय किए जाते हैं और उन्हीं मानक को ध्यान में रख करके, कुछ स्टैंडर्ड्स कुछ ध्यान में रख करके हम जो है वो प्लान ऑफ मतलब वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, उसके अंदर क्या क्या काम होगा, वो सब हम लोग देखते हैं। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर करिकुलम फ्रेमवर्क जो पहले से छपा हुआ है उसको आप पढ़ें। आप लर्निंग आउटकम को जरूर देखें। आप ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 की जो है, इसको आप जरूर देखें, एक बार समझें। इसमें आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो अच्छे टीचर के अंदर ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है तो आप अच्छे टीचर हैं, आप देश निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। वरना आप केवल एक किताब पढ़ने वाले टीचर हैं और जिनको ये लगता है कि किताब पढ़ना ही पढ़ाई है, चाहे वो बच्चों से पढ़वा लें चाहे खुद ही पढ़ लें। तो इससे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इससे थोड़ा आगे निकलिए, अपने टीचिंग प्रोफेशन को समझिए। नई शिक्षा नीति जो है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जानी जाती है, उसमें यह भी कहा गया है कि कैसे शिक्षकों की जो गौरव है, जो उनका मान सम्मान है, उसके पुनर्स्थापना की बात करें। तो ये जो अभी वर्तमान पढ़ाई लिखाई है, इससे मान सम्मान की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जितना बताते हैं उससे ज़्यादा बच्चा नेट से जानता है। तो आप जो बताते हैं वो कैसे अपने आप बच्चों को आप किस तरीके से इंगेज करते हैं, बच्चों को किस तरीके से आप उसके अंदर इंटरेस्ट इनकलकेट करते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को लेने के लिए जरूरी है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए। किसी की बात सुनना यथेष्ट नहीं है।
आप जब तक खुद से चिंतन नहीं करेंगे, आप जब तक खुद से सोचेंगे नहीं, तब तक इस दिशा में कोई प्रगति होना संभव नहीं है। आप अपने इस टीबीटी ग्रुप के अंदर इस तरह की चर्चाओं का आयोजन करें ताकि केवल पढ़ाई लिखाई हो। और मैंने देखा कि ग्रुप में काफ़ी अच्छे टीचर भी हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, बट आपस में हम लोग को क्रिटिसाइज भी करना चाहिए कि अगर हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो क्या हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो रहे हैं। आपको अगर लक्ष्य ही नहीं पता है तो फिर आप इस तरह का कोई डिस्कशन करेंगे नहीं। तो जरूरी है कि इस ग्रुप को अगर आपको समृद्ध बनाना है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम अगर करना है, तो आप जरूर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें और अपने आप को तैयार करें। जो वर्तमान पढ़ाई लिखाई जिस तरीके से चल रही है, ये पढ़ाई लिखाई अब आगे चलने को नहीं है, यानी इससे आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। अब कोशिश ये है कि बच्चों को जो सिखाना है वो आपको सुनिश्चित करना है, और जो सिखाना है वो लर्निंग आउटकम डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है। तो वो उस तरीके से आपको खुद को तैयार करना है और समझना है कि अगर हमको ये टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है तो ये चैप्टर एक थीम के रूप में कैसे यूज करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। चैप्टर में जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट टीचिंग अगर हम करेंगे तो हम कभी भी अपने बच्चों के अंदर कोई भी तरह का जो ज्ञान है वो हम नहीं दे पाएंगे। आप फोकस हो, काम करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। यहाँ पर मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर कोई ऐसा प्रश्न है तो मैं उन प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा, अगर कुछ है तो। एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि आप सुनने पर ध्यान दें, कमेंट करने पर ध्यान न दें। सुनना इम्पॉर्टेंट है, कमेंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप कमेंट में कुछ भी लिख दीजिए, मेरे नाम का कसीदा लिख दीजिए, सोने से मढ़वा लीजिए, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये आपको इन चीज़ों को इंटरनलाइज करने की ज़रूरत है। मैंने आपसे जितनी बातें कही उससे कहीं आगे जाके सोचने की ज़रूरत है। आगे आने वाले समय में आप सबों को टॉर्च बेयरर बनने की ज़रूरत है। आप जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा प्रशासन में सुधार होनी चाहिए। देखिए, ये सारा सुधार होगा भी, हमारा सिस्टम ही ऐसा सड़ा हुआ है ना कि हम अपने लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं कर पाए हैं। एक प्रश्न है उषा जी का कि हम अपने लोगों को इस तरह से तैयार ही नहीं कर पाए हैं कि वो कुछ नया सोच पाए। इसलिए हमारा जो प्रशासन है वो कुछ वैसे ही पुराने तरीके से सोचता है। अगर आप उनके पास कुछ नई बातें लेके जाएंगे तो वो नई बातों की मतलब उन तक ये हवा पहुंची भी नहीं है कि जाना कहाँ है। उनका एजेंडा बहुत दूसरे तरह का है, एजेंडा बहुत अलग तरह का क्लियर है। तो हमें अपना काम करना है, हमें अपने बारे में सोचना है। हाँ, एक प्रमेंद्र जी का कहना है कि प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर तो बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर पर कम। आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप वास्तव में ट्रेनिंग चाहते हैं ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं और बहुत कुछ सीखने को है। अगर आप चाहें तो सीख सकते हैं। आपको सरकार के द्वारा मतलब प्रेशराइज करने का या सरकार के द्वारा ठेलने का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये जरूरी नहीं है। शिक्षक वो होता है जो दुनिया को दिशा देता है। शिक्षक वो नहीं होता है जो दुनिया के बताए हुए रास्ते में चलता है। तो आप कैसे शिक्षक हैं, आप खुद सोचिए, और आप किस तरीके से अपने बेहतरी के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मैं आगे देखता हूँ, अगर कोई और ऐसा कोई प्रश्न हो। ये धन्यवाद वाला बहुत कुछ है, ये हैंड्स अप, ये सब। NEP कुछ है यहाँ, 1 मिनट, कुछ ज़्यादा लिखा हुआ था। बच्चों के गुणों पर केंद्रित होके, तारकेश्वर नाथ शर्मा जी का कहना है बच्चों के गुणों पर केंद्रित होना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों के हमारे जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं हमारे पास, और उन सब के सीखने और समझने की क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए जरूरी है कि इसलिए एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट आपको बीएड में या कहीं प्रोग्राम में दिया जाता है कि आपको सब तरह की गतिविधि करना है। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आपको कविता भी सुना देनी है, आपको कुछ
एक्ट भी करना है, आपको कुछ डिस्कशन भी करवाना है, आपको बोर्ड में भी कुछ लिखना है, आपको कुछ आईसीटी का भी यूज़ करना है। तो ये सब इसलिए आपको कहा जाता है क्योंकि वो अलग अलग तरह के बच्चे जो है वो, अगर आप केवल वन वे ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो केवल एक ही तरह के बच्चे को पकड़ पाते हैं। यानी 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ योर क्लासरूम, यू आर एड्रेसिंग ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ योर क्लासरूम। तो अगर आप 10% के लिए पढ़ा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यही 10% है और वो 10% आपके आसपास घूमते भी रहेंगे, तो आपको लगता है कि यही पढ़ने वाला बच्चा है, बाकी पढ़ने वाला नहीं है। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि आप बाकियों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आप केवल, आपका वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है और इस वन वे कम्युनिकेशन से सिर्फ वही 10% पढ़ रहे हैं जो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे के पोटेंशियल क्या है। आप सब ने बीएड किया है, आपने वो थ्योरीज पढ़ी है, तो क्या आपने कभी सोचा कि जो थ्योरीज पढ़े उसको यूज कैसे करेंगे? तो थ्योरीज केवल पढ़ने के लिए नहीं है, वहाँ मार्क्स लाने के लिए। आपको, आप जब इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, उनकी अभिवृत्तियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको सोचना भी चाहिए कि ये चीज़ें हम अपने क्लासरूम में लेके कैसे जाएंगे। आपको वहाँ बीएड में या डीएलएड में या एमएड में आपको इसलिए ये चीज़ें नहीं पढ़ाई गई हैं कि आप वहाँ लिख करके पास हो जाएं बहुत अच्छे नंबर से। आपको ये पढ़ाई गई इसलिए है कि आप उसको रिफ्लेक्ट करें उन बातों पर और अपने आप को सुधारें और अपने पूरे टीचिंग मेथडोलॉजी में उन चीज़ों को ले करके जाएं। तो ये एक बात है। अब मुझे लगता है कि टाइम काफ़ी हो गया, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास तौर से टीबीटी द हिस्ट्री मेकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया और इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बातचीत करने के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप सभी लोग मेरे से फेसबुक में अगर जुड़े नहीं हैं तो जुड़े, आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप फ्रेंड हैं तो आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। अगर जो नहीं है तो अगर कोशिश करेंगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है, आप सभी लोग जुड़े। आप सबको अनेक अनेक धन्यवाद। धन्यवाद टीबीटी को, धन्यवाद गौरव जी को, और धन्यवाद उनके सभी साथियों को, धन्यवाद सभी सुनने वालों को, सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को। सलाम, आदाब, नमस्कार, शब खैर, बाय बाय।